बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन को। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने जिस ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है वो है साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अगर मटेरियल टाइप की बात की जाए, यानी कि साइटोप्लाज्म किस तरह की ऑर्गेनेली होती है, तो ये एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। कौन सा फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है? सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में सबसे पहली हेडिंग आपने क्या देनी है? मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप के आगे आपने क्या लिखना है कि इट इज अ सेमी फ्लूइड लाइक मटेरियल। उसके बाद अगर लोकेशन की बात की जाए, तो जो साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान एक स्पेस होती है स्टूडेंट, और वहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है, एक खला होती है, और उस खला में जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, उस ऑर्गेनेली को क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनेली को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइटोप्लाज्म में किस तरह का मटेरियल मौजूद होता है, स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म वाटर पे मुश्तमिल होता है, और उस वाटर में बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म किस किस्म के मटेरियल पे मुश्तमिल होता है? ये वाटर पे मुश्तमिल होता है, और उस वाटर में बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होती है ऑर्गेनेली की फंक्शनिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है, साइटोप्लाज्म एक ऐसी सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, जो कि बहुत सारी ऑर्गेनेली के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, जहां पे जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। उसके बाद ये एज अ साइट भी काम करता है कि कौन सी साइट के तौर पर काम करता है? जहां पे बहुत सारे बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ साइटोप्लाज्म का स्टूडेंट? कि ये ऑर्गेनेलीज की फंक्शनिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, और दूसरी चीज क्या कि ये एज अ साइट काम करेगा। कौन सी साइट के तौर पर काम करेगा? जहां पे बहुत सारे के बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर होते हैं। अगर मैं आपको एक रिएक्शन का बताऊं स्टूडेंट कि कौन किस किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में अकर होते हैं, स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा स्टूडेंट? रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। स्टूडेंट, अब ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब होता है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ऐसे रिएक्शन जहां जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो, वो रिएक्शन कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। सो स्टूडेंट, द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर हियर। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो देखते हैं साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन स्टूडेंट एक नेटवर्क होता है। स्टूडेंट, साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क होता है। पूछा जाए कि नेटवर्क किन चीजों का नेटवर्क होता है? थिन ट्यूब्स और फिलामेंट का जो नेटवर्क होता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि द नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, या नन ऑफ दिस, तो आप क्या कहेंगे? जो नेटवर्क थिन ट्यूब्स और फिलामेंट्स का होता है, उसको क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन कहा जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं साइटोस्केलेटन की लोकेशन क्या होती है, स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नेटवर्क होता है किसका? थिन ट्यूब्स और फिलामेंट्स का। तो ये जो नेटवर्क होता है थिन ट्यूब्स और फिलामेंट्स का, ये साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट हुआ होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में फैला होता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि साइटोस्केलेटन के फंक्शन क्या क्या हैं, सबसे पहले साइटोस्केलेटन सेल को शेप प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट, साइटोस्केलेटन क्या करता है? सेल को शेप प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये एज अ पाथवे, मतलब ऐसे रास्ते की ऐसे पाथवे के तौर पर काम करता है, ऐसे पाथवेज के तौर पर काम करते हैं ये साइटोस्केलेटन, जिसमें बहुत सारी चीजें सेल के अंदर मूव कर सकती हैं। यानी कि सेल के अंदर जो चीजें मूव करती हैं उनको एक स्पेस प्रोवाइड करने के लिए उनको एक रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? उनको रास्ता साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स, लोकेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, दिस नेटवर्क स्प्रेड आउट इन द साइटोप्लाज्म
Function of cytoskeleton: it gives shape to the cell in the same way that tent poles support the shape of a tent. It also acts as pathways on which different things move inside the cell. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको साइटोप्लाज्म की लोकेशन भी बता दी, साइटोस्केलेटन की लोकेशन भी बता दी, साइटोस्केलेटन के फंक्शन भी बता दिए, लेकिन स्टूडेंट मेन चीज तो रह गई है अभी। कौन सी चीज है कि साइटोस्केलेटन के पार्ट्स कितने हैं। स्टूडेंट, साइटोस्केलेटन कितने पार्ट्स में मुश्तमिल होता है? साइटोस्केलेटन 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है? 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हिस्से को क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। स्टूडेंट, साइटोस्केलेटन कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होता है? 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक हिस्से को क्या कहा जाता है? एक हिस्से को माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, दूसरे हिस्से को माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है, तीसरे पार्ट को इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहा जाता है। स्टूडेंट, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स के क्या क्या नाम है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं और इनकी कंपोजिशन कैसी होती है। स्टूडेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये हॉलो ट्यूब्यूल्स होती हैं। स्टूडेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसी ट्यूब्स होती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये हॉलो ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसके अलावा अगर इनकी कंपोजिशन की बात की जाए तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। स्टूडेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। स्टूडेंट, माइक्रोट्यूब्यूल की अगर आपसे कंपोजिशन पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? कि दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट, कौन सा पार्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स का, कौन सा पार्ट जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सेल की शेप को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। सेल की शेप को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद इट आल्सो एक्ट्स एज ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलीज, यानी कि ऑर्गेनेलीज के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट, क्या करते हैं? सबसे पहले सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनेलीज के लिए बहुत सारी ऑर्गेनेलीज के लिए ट्रैक के तौर पर भी काम करते हैं, यानी कि उनको रास्ता प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सीलिया और फ्लैजिला भी बनाते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आप क्या चूज करेंगे? आपने उस वक्त माइक्रोट्यूब्यूल्स चूज करना है बियर किसी कंफ्यूजन के। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये फाइनर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। स्टूडेंट, माइक्रोफिलामेंट्स कैसे होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स फाइनर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। और अगर इनकी कंपोजिशन की बात की जाए तो माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। स्टूडेंट, मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में क्या कहा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूबिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि अगर हम माइक्रोफिलामेंट की कंपोजिशन की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट किससे बनी होती हैं? माइक्रोफिलामेंट कौन सी प्रोटीन से बनी होती है? माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से बनी होती हैं। उसके अलावा अगर माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन की बात की जाए तो माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, कौन कौन सी मूवमेंट में हेल्प करते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स कौन कौन सी मूवमेंट में हेल्प करते हैं? सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल की क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं और उसके बाद मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट, माइक्रोफिलामेंट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी कि माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल से फाइनर होते हैं। उनकी कंपोजिशन में हमने क्या देखा कि वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। उसके अलावा अगर हम माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन देखें तो वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन कौन कौन सी मूवमेंट में हेल्प करते हैं? सबसे पहले क्रॉलिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स में हेल्प करते हैं और दूसरी मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो रॉड्स होते हैं। स्टूडेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर रॉड्स। उसके बाद अगर इनके फंक्शंस की बात की जाए, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं?
वो न्यूक्लियस को और जो बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको एक जगह पे थाम के रखते हैं, उनको एक जगह पे पकड़ के रखते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली को उनकी प्लेस रिप्लेस नहीं करने देते, यानी कि उनको अपनी जो जगह है उस जगह से नहीं हटने देते। तो स्टूडेंट माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में मैंने आपको क्या बात बताई है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रॉड्स होते हैं और उनके फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन मैंने क्या बताया है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियस को और बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनेली को उनकी जगह पे थाम के रखते हैं। उसके अलावा अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो वो न्यूक्लियस की शेप को भी मेंटेन रखते हैं। स्टूडेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, न्यूक्लियस की शेप को भी मेंटेन रखते हैं। स्टूडेंट मैंने माइक्रोट्यूब्यूल में एक बात बताई थी कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं। स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ न्यूक्लियस, तो आप क्या चूज करेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट चूज करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल, तो आप क्या चूज करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स को चूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।